कहाँ पहुंची कहानी हमारी? क्या बात कर रहे थे पिछली क्लास में? मयंक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मयंक। क्या बात कर रहे थे पिछली क्लास में? यस। ये तो गुनगुना है, गुनगुना। ओके। पिछली क्लास में हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट के बारे में। और प्रेसिडेंट में हमने उनकी पावर्स समझ ली थी, उनकी इमरजेंसी पावर के बारे में शायद बात कर रहे थे हम, मुझे याद आ रहा है। हेलो चंद्रशेखर। आफ्टरनून तनीषा। राधे राधे। एग्जैक्टली हमने अपनी बात कहाँ खत्म की थी पिछली क्लास में? भाई सबको जयराम जी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी बात कर ली थी और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी बात की थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लिया था। तो आज हमको पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट और हमने समझा था कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 से मिलकर हमारी संसद बनती है और इसमें ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है, संसदीय व्यवस्था कहलाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर हमारे देश में शामिल किया है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया है, मतलब अब देखिए ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, किंग या क्वीन जो भी गद्दी पर हैं, इनकी मदद के लिए क्या है कि वहां एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इन तीनों से मिलकर उनके यहां भी पार्लियामेंट बनती है। अब देखिए पहले पूरी दुनिया में मोनार्क हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। इंग्लैंड में ये 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जब वहाँ डेमोक्रेसी आई, जब रिवॉल्यूशन हुए और डेमोक्रेसी आई, तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी आई, लेकिन उन लोगों ने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया। उन्होंने राजा को राजा बने रहने दिया। हाँ, उनकी सारी पावर्स ले ली और सारी पावर्स किसको दे दी? वो पार्लियामेंट को दे दी। अब ये केवल एक सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट हो गए, केवल एक ये प्रतीकात्मक शासक हो गए। वास्तविक शक्तियां उनके जो नेचुरल पावर्स थी, जो ओरिजिनल पावर्स थी, वो उनकी पार्लियामेंट के पास चली गई।
तो हाउस ऑफ कॉमन्स नाम से ही क्लियर है, ये कॉमन लोगों का हाउस है। जनता को क्या चाहिए, जनता की डेवलपमेंट कैसे होगी, जनता की सारी परेशानियां दिक्कतें वो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स में के थ्रू किंग या क्वीन तक पहुंचाती थी। अच्छा, लेकिन समाज का जो एक अलग तबका, जो पढ़ा लिखा वर्ग, एक उच्च वर्ग, इलीट क्लास जो वो था, उसको भी ऑर्गेनाइज करके एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना लिया गया, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, इसकी भी जानकारी की जरूरत थी। तो दोनों मिलकर जो तय करते थे, जो कानून बनाते थे, राजा या रानी जो भी गद्दी पे होता था वो उसको मान लेता था। तो इस तरीके मान लेता है, इनफैक्ट इस तरीके से इंग्लैंड में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। जब हमारा देश आजाद हुआ और आ, हमको अपनी व्यवस्था बनाने का मौका मिला, तो हमने इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। जैसे इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, वैसे हमारे यहाँ लोकसभा है। जैसे इनके यहाँ किंग या क्वीन की पोजीशन है, वैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की है। ये भी एक हेड, सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट है, ये भी एक सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट है। अंतर क्या है कि इनका इनका पद हेरिडेटरी है, इनकी पोस्ट हेरिडेटरी है, राजा का बेटा राजा होगा। और हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हर बार जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो पावर पोजीशन है वो एक जैसी है, ठीक है। अच्छा, जैसे इनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, नॉट एग्जैक्टली बट सेम इन नेचर, प्रकृति में समान है। तो हम अपने सिस्टम के बारे में बात करें, हमने पिछली क्लास में प्रेसिडेंट के बारे में बात कर ली थी कि प्रेसिडेंट कैसे उनका चुनाव होता है, अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनकी पावर्स, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में समझ ली थी। और अब आगे इनके बारे में हमको बात करनी, लेकिन हम इनके बारे में बात शुरू करें उसके पहले पिछली किसी क्लास से कहीं कोई किसी पॉइंट पे कोई अगर आपको दिक्कत हो तो पहले आपसे आपके कुछ क्वेश्चंस ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं। यस, अगर आपका कहीं कोई डाउट पिछली किसी किसी पॉइंट पे कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो या आपने कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हो। यस, ऑल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस, आपके रिस्पॉन्सेज वेट कर रहा हूं मैं। President can choose any PM from majority party. Yes, नमन, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि राष्ट्रपति किस बहुमत दल के नेता को, जिसको भी बहुमत दल, मेजॉरिटी पार्टी जिसको भी अपना लीडर कहेगी, राष्ट्रपति उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। अभिनंदन जी, अभी हम आज लोकसभा राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इनके ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। राइट कितने टाइप के होते हैं, कैसे राइट? रंजन कुमार जी, राइट आपने WRIT लिखा हुआ है। आप अगर रिट्स जानना चाहते हैं शायद। रिट्स वो 5 प्रकार के होते हैं, हमने फंडामेंटल राइट पढ़ते वक्त समझा था। उसमें अगर कहीं कोई किसी पे डाउट हो तो जान सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, रिट्स 5 प्रकार के होते हैं रंजन जी। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, को वारंटो, बात की थी हमने। अगर आप वीडियो रिप्ले करके देखेंगे आपको क्लियर होगा। चलिए, बाकी सारी चीजें क्लियर है, कहीं और कोई किसी कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? आगे बढ़ें। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया नमन, थैंक यू।
मनी बिल आर्टिकल 110। सूरज जी, आपका सवाल थोड़ा सा अफसर वाला सवाल नहीं है, मतलब जनता का एक सवाल है। इनका सवाल है कि हम वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हम अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोल देते हैं, उनके मान में कमी नहीं करता। नमन जी, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? आपकी सेवा के लिए है, आपने चुना है, जनता की सेवा के लिए है। तो जनता इस देश में मालिक है। मालिक तो नौकर को कुछ भी बोलेगी नहीं, अगर वो काम नहीं करेगा तो बोलेगी, शिकायत करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें हमेशा जयकारा ही लगाना चाहिए? लोकतंत्र है, अपनी ताकत पहचानिए। यहाँ तक कि कोई किसी भी मिनिस्टर, हमने चुना है उनको किसी काम के लिए, अगर वो काम ठीक नहीं करते तो जनता की आलोचना उनको सुननी पड़ेगी, और जनता को आलोचना करनी चाहिए। मैंने क्लासेस के दौरान भी आपसे कहा है कि नागरिकों को हमेशा विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए यहां लोकसभा, राज्यसभा, इनके पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा, ये नाम से ही क्लियर है, ये लोगों की सभा है। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और लोकसभा में भेजती है। तो जनता को क्या दिक्कत परेशानियां हैं, जनता को क्या, उसका विकास कैसे होगा, उसको उसकी क्या परेशानियां कैसे दूर होंगी, इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा अपने प्रतिनिधियों के, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकसभा में भेजती है, और वो जनता की दिक्कत परेशानियों को का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ जो चुनाव होते हैं इनके सदस्यों का, ये चुनाव हमेशा डायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से यहाँ के सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन से, चूंकि लोकसभा है, तो लोकसभा लोगों की सभा है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को सीधा चुनकर भेजती है, सीधा चुनकर भेजती है, इसलिए यहां इनका चुनाव डायरेक्ट होता है। अब राज्यसभा है, क्या है? अब यहां आप देखिए, आपको मालूम है कि हमारा देश ये अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। पार्लियामेंट का काम है पूरे देश के लिए कानून बनाना। अब पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की कंडीशंस में एप्लीकेबल ना हो, इनकी कुछ डिफरेंस पोजीशन है, ठीक है, ये जो कानून इन्होंने बनाया ये इनको मानने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी और राज्य में दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई राज्य पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को नहीं मानता, तो ये सेंटर वर्सेस स्टेट वाला स्ट्रगल एक शुरू हो जाएगा, और ये ठीक नहीं है, वो जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो होना क्या चाहिए फिर? कितना अच्छा हो कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाए तो एक बार वो राज्य सरकारों को भी इन्वॉल्व कर ले कि भाई ये कानून बना रहे, आर यू ओके विद दिस? तो अगर इनको पहले ही कानून बनाते वक्त ही इन्वॉल्व कर लिया जाएगा कि कानून बन रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट से बना हुआ अगर कोई कानून बन के तैयार होगा, अगर इनकी इनकी सलाह के साथ अगर कोई कानून तैयार करेगी पार्लियामेंट, तो फिर ये राज्य सरकारें बाद में तो कोई दिक्कत पैदा नहीं कर सकती ना, ये शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि बनते वक्त इनकी इन्वॉल्वमेंट थी उधर। तो इन राज्य सरकारों की, अलग अलग राज्य सरकारों की पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कैसे करेंगे? तो क्या होता है कि राज्य सरकार, इसको ध्यान से समझिएगा, राज्य सरकारें अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में भेज देती हैं, ठीक है, राज्यसभा में भेज देती हैं। तो चूंकि ये राज्य सरकारें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा। ये राज्यों की सभा है, ये जनता की सभा है, जनता लोगों की सभा है, लोग सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर यहां भेज देते हैं, इसलिए लोकसभा कहलाती है, जबकि यहां राज्य सरकारें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजती हैं, इसलिए ये राज्यसभा कहलाती है। अच्छा, यहां राज्यसभा में भेज कौन रहा है? राज्य सरकारों के लोग, यानी ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज किसी को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। तो ये लोग हैं कौन? ये लोग भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो असल में यहां भेज कौन रहा है? जनता, लेकिन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष माध्यम से। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चूंकि यहां भेज रही, इनडायरेक्ट। यहां जनता सीधा वोट करके भेजती है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्शंस है, और राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। यह भी सवाल आपसे पूछा गया है कि पार्लियामेंट के कौन से हाउस का इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है? तो राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? क्योंकि राज्य सरकारों की इन्वॉल्वमेंट पार्लियामेंट में इंश्योर करने के लिए राज्य सरकारें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजती हैं। तो राज्य सरकारें भेजेंगी, मतलब कौन भेजेगा? एमएलए भेजेंगे। और ये एमएलए कौन है? जनता के प्रतिनिधि। तो ये जनता के प्रतिनिधि भेजे, मतलब जनता ही भेज रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। चूंकि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भेज रहे हैं, इसलिए यहां चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। इतनी बात क्लियर है? ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? ध्रुव राठी वीडियो, ये ध्रुव राठी कौन है? आज आप पॉलिटिकल लग रहा है, पॉलिटिशियन कहना चाह रहे हैं आप, नेताजी के लुक में। अरे मैं नेता हूं। ओके, और मेरा काम है नेता तैयार करना। आप सारे लीडर्स ही तो हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमन जी, मैंने आपकी बात समझी नहीं। आपने ये क्या लिखा? यू कैन सी डैम ट्रुथ अबाउट पीएम विद द हेल्प ऑफ ध्रुव राठी वीडियो। ध्रुव राठी कोई कौन है ये? मुझे नहीं मालूम उनके बारे में। ओके, अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। यहां एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनका चुनाव डायरेक्ट होगा, इनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि किसकी क्या संरचना होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बहुत। सबसे पहले जो लोकसभा है, इसमें टोटल मेंबर हैं, टोटल सीटें हैं 552, 552। ठीक है, 552 सीटें हो सकती हैं लोकसभा में। 552 में 530 हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों से कुल 530 सदस्य हैं, जो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से चुनकर आएंगे। और 20 सीटें होंगी यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से ये जो 20 लोग होंगे अलग अलग, जो हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे किन्हीं 20 लोगों को चुनकर लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा। और 2 लोग ऐसे हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 लोग, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, इस कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में नहीं है, तो लोकसभा राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इस समुदाय से किन्हीं 2 लोगों को सीधा लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, सीधा नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये बिना चुनाव लड़े लोकसभा में मेंबर हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन होती है? तो इसमें भी इसकी टेक्निकलिटी में फंसे बगैर आप इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए कि जब देश हमारा आजाद हुआ, तो आजादी के बाद बहुत सारे यूरोपियंस रुक गए भारत। भारत अब उनका भी देश था, वो उनकी 2-3 जनरेशन यही रही। तो आजादी के बाद वो रुक गए। ये केवल इंग्लैंड के नहीं, बाकी भी यूरोपियन जो थे, जो भारत में रुक गए।
बाद में हमारी जो नागरिकता की शर्तें बनी उसको वो फुलफिल करते थे रुके हुए अंग्रेज, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो भारतीय नागरिक हो गए। अब वो भारतीय नागरिक हो गए, यहाँ रुक गए, लेकिन मन में उनके डर था, यार पता नहीं हम सुरक्षित हैं नहीं हैं क्या है, ये भारतीय बदला लेने लगे कि बड़े कानून बनाए थे तुम लोगों ने, अब हम बताते हैं किसको कहते हैं कानून बनाना। अच्छा, सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता रहती है कि कब किसका देशभक्ति जाग जाए, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, यहाँ पता चला कोई एंग्लो इंडियन गया बाजार सब्जी वब्जी लाने, वहीं किसी को याद आ गया मेरे दादाजी को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाई थी, अब लो, पता चला वंदे मातरम बोल के उसको लटका दिया। तो डरा हुआ था ये समुदाय, किसी की पता नहीं हम सुरक्षित है नहीं है, डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अब तो शासन नहीं रहा अंग्रेजों का। तो वो है कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन डरे हुए हैं। तो अगर कोई भी नागरिक अगर डरा हुआ है किसी भी वजह से, तो क्या वो विकास प्रक्रिया में भागीदारी करेगा, क्या वो डेवलपमेंट प्रोसीजर में अपनी इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करें? तो संविधान उनको कहता है आपको डरने की क्या जरूरत है, आप चुनाव लड़ो, लोकसभा में जाओ, देखो आपके खिलाफ कोई कानून न बन सके, ठीक है, अपनी पोजीशन को वहां इंश्योर करो। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो आप देखिए प्रैक्टिकली कैसे ये चुनाव लड़ेंगे, इनको वोट कौन देगा? इतनी मुसीबत से तो अंग्रेजों से आजादी मिली, फिर अंग्रेज कोई वोट दे दे, तो इनका चुनाव जीतना तो मुश्किल था। ठीक है, तो संविधान, अच्छा आप कहेंगे साहब इनकी अपनी कम्युनिटी के लोग वोट देंगे, लेकिन वो भी वोट कब देंगे, जब सब एक साथ एक जगह रहते हो तब तो। अब कोई मसूरी में है, कोई शिमला में है, कोई दार्जिलिंग, कोई पुणे, सब एक साथ एक जगह रहते भी तो नहीं, तो इनका चुनाव जीतना तो मुश्किल था। तो संविधान कहता है फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, आप चुनाव लड़ो, पहुंच गए अच्छी बात, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस समुदाय के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है, तो इस समुदाय के किन्हीं दो लोगों को राष्ट्रपति यहां सीधा सीधा नॉमिनेट कर सकता है, इनको मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिए जोड़ी गई थी आजादी के बाद, लेकिन बाद में इसमें फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती रही, एक्सटेंड होता रहा। अभी 2019 के चुनाव में इसको फाइनलाइज करना है, इसको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो वहां फिर देखना है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से अब ये भी भारतीय हो गए हैं। अब यहाँ अब तो ये भी काले काले होने लगे, बढ़िया एक्सेंट इनका हो गया, हिंदी बढ़िया, पंजाबी बोल लेते हैं, हरियाणवी भोजपुरी सारा चीज बोल लेते हैं, ये भी कहीं भी पान गुटखा थूक देते हैं, तो अब पूरी तरीके से अब भारतीय हैं। तो अब इसमें सवाल है कि इसको इस कैटेगरी को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये भी 2019 के बाद फिर ये डिसाइड होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि टोटल 552 सीटें हैं, इन 552 में 530 फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से, 20 सीटें फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 लोग राष्ट्रपति, अगर उसको लगता है राष्ट्रपति को कि इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है, तो इस कम्युनिटी के किन्हीं 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। इतनी कहानी क्लियर है? ओके, थैंक यू अखिलेश जी। भारती, क्या सवाल पूछा आपने? एमएलए विधानसभा के, अच्छा, यहाँ इनका सवाल ये है कि ये जो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा में राज्य सरकारें भेजती हैं, तो क्या वो एमएलए आपस में से किसी को भेज सकते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं, चाहेंगे तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एमएलए को भेजा तो उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को, एमएलए अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर गया है तो वो राज्यसभा के लिए अपनी सीटें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जनरली वो तभी पॉसिबल होता है जब वो मंत्रालय वगैरह मिलना होता है, लेकिन वो एक अलग चीज है। एमएलए किसी को भी चुनकर भेजते हैं, किसी व्यक्ति को भी चुनकर भेज देंगे वहां राज्यसभा में। ठीक है, मोटिव यह है कि राज्य सरकारों का इन्वॉल्वमेंट, यहां पर राज्यसभा, इनका रिप्रेजेंटेशन, राज्य सरकारों का रिप्रेजेंटेशन संसद में हो सके राज्यसभा के माध्यम से। क्लियर भारती?
अच्छा, अब यहाँ ध्यान में रखने वाली बात क्या है, रितेश जी का भी जवाब मिल जाएगा आपको, कि ये जो सीटें हैं ये वो हैं जो संविधान में लिखी हैं कि इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए। वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 545। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए क्लास है जिसमें 552 मतलब 100 चेयर रखे हुए हो, तो इसका मतलब क्या है कि 100 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैच कितने का बना? 80 का। ठीक है, बैठ कितने सकते हैं? मैक्सिमम 100 लोग। स्टूडेंट कितने? 80। 80 ही स्टूडेंट आए, 80 एडमिशन हुए। तो यहां भी कहानी ऐसे ही है, टोटल सीटें हैं 552, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है? 545। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही सवाल कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न और ऑप्शन मिलकर ये क्लियर कर देते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान में संख्या कितनी है? 545। जबकि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552। इन 552 का कैटेगराइजेशन ये है। अच्छा, ये जो सीटें हैं, ये जो सीट है ये 552, ये सीट 2026 तक यही रहनी है। 2026 तक ये यही रहनी है। 2026 में फिर डिसाइड करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किसको क्या करना है, घटाना बढ़ाना है, क्या करना है, ये फिर वहां डिसाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर? ओके। अब आते हैं राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में। राज्यसभा, इसमें टोटल सीटें हैं 250। वी हैव 250 सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 250। अभी अभी आपने समझा कि यहां राज्य सरकारें अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं होती। लेकिन दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां विधानसभाएं हैं। कौन कौन सी? दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये लोग तो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे ही भेजेंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए इस 250 में 234 सीट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, 4 सीटें हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, और 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से, और 12 लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो यहां टोटल सीटें 550 हैं, 234 फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, 4 यूनियन टेरिटरी। बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं तो आपको ये दोनों जोड़ के एक साथ लिखा हुआ मिल जाता है। 238 सीट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, लेकिन एक्चुअल कैटेगराइजेशन ये है कि 234 हैं अलग अलग राज्यों से और 4 सीटें हैं यूनियन टेरिटरी से। 12 लोग राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो उनको मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। लेकिन यहां तो क्लियर था कि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। ठीक है, कम्युनिटी से 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। ये 12 लोग कौन है? ये कहां से आते हैं? तो ये जो 12 लोग हैं ये 4 फील्ड से चुने जाते हैं। 4 फील्ड। कौन कौन सी 4 फील्ड हैं? आप उसको ध्यान में रखिए। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र। ये 4 फील्ड ऐसी हैं जहां से किन्हीं 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है राज्यसभा में। लेकिन सवाल ये उठता है, इनका तो लॉजिकल था कि ये डरे हुए लोग थे, डेवलपमेंट प्रोसीजर में इन्वॉल्व करना था, बात लॉजिकल थी, समझ में आती है। व्हाई दीज पीपल? इनको राज्यसभा में नॉमिनेट करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आप देखिए, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, हर मुद्दे पर कानून बनाती है। ठीक है, अब साइंस के मुद्दे पर कोई कानून बनाना है तो साइंस के मुद्दे पर तो कोई साइंस का आदमी चाहिए ना, उसको, वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसकी टेक्निकलिटीज को समझने कोई विषय का एक्सपर्ट चाहिए, कोई साइंस का आदमी चाहिए। हम सबकी अपनी लिमिटेशंस होती है, हमारी एक्सपर्टीज किसी चीज में। मान लीजिए हम कोई मशीन खरीदने जाते हैं, एसी खरीदने जाते हैं, तो हमारी कितनी मिनिमम क्वेरीज होती हैं कि साहब कौन सा ब्रांड है, क्या गारंटी वारंटी है, ठीक है, सर्विस कैसी होगी, क्या डिस्काउंट है। हमारी सारी क्वेरीज इतने में खत्म हो जाती।
लेकिन कोई टेक्निकल, कोई उसका जानकार चाहता है, वो पता नहीं क्या क्या पूछता है, इसमें कॉपर वायरिंग है कि एल्युमिनियम वायरिंग है, कौन सी गैस है, किस लेवल की गैस है, पता नहीं क्या क्या पूछता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स एक अलग चीज होती है। तो जब कानून बनाना है तो उसके लिए विषय की स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब विज्ञान, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस के बारे में कोई कानून बनाना है तो कोई साइंटिस्ट चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, आप देखिए कि अगर कोई साइंटिस्ट अगर चुनाव लड़े तो उसको उसकी बीवी वोट ना दे, ठीक है, उसको वोट कौन देगा? उसका चुनाव जीत कर जाना तो मुश्किल है। तो लेकिन फिर करें क्या, वो काम कैसे होगा? तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी भी साइंस के आदमी को उठाकर राज्यसभा में मेंबर बना सकता है, ठीक है, ताकि जब भी उस विषय पे कानून बनाना हो तो उसकी एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से आर्ट है, आर्ट के तमाम सारे फॉर्म्स हैं। आर्ट में आपका सिनेमा आ जाता है, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सब उसके अंदर आ जाता है। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, इन 4 ग्राउंड से किन्हीं 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर है? अनुज, मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया होगा। सचिन तेंदुलकर। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है। रमेश जी, एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा। टोटल 250 सीटें हैं, 234 सीटें अलग अलग स्टेट से, 4 सीटें यूनियन टेरिटरी से, और 12 लोग 4 फील्ड से राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। मोटिव यह है कि इन फील्ड्स जो मैंने बताया, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, इन फील्ड के एक्सपर्ट्स भी अगर यहाँ पहुंचेंगे और इन विषयों पर अगर कभी कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो इनके एक्सपर्ट एडवाइजर्स हेल्पफुल होंगे। ओके, अब आ जाइए, बात करते हैं इनके ऑफिसर्स के बारे में कि इनका अलग अलग राज्यों का मतलब इन अलग अलग हाउसेस का ऑफिसर्स जो अध्यक्ष होते हैं बेसिकली, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, आप देखिए, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं। सभापति, राज्यसभा के सभापति, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी राज्यसभा के सभापति का कहीं कोई चुनाव नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट, कोई नियुक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसी व्यक्ति को राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। यही उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। यानी जो आदमी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जो भी आदमी, वही आदमी बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का भी सभापति होगा। राज्यसभा के चेयरपर्सन का अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति वगैरह नहीं होती। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, जो व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति बना वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। तो आइए उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उपराष्ट्रपति एंग्लो इंडियन में कोई भी यूरोपियन चलेगा, भारतीय। अभिनंदन जी यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों में कई लोगों का हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो कि साहब ये जो सीटों का बंटवारा है ये कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि 552 टोटल सीटें हैं और 545 अभी वर्तमान में। इसकी टेक्निकलिटी में मत फंसिए, ये जनसंख्या के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं हर प्रदेश में। उसके लिए अलग अलग सर्टेन फॉर्मूलाज हैं, उसकी टेक्निकलिटी में मत फंसिए। बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पर कि मान लीजिए ये देश है, इसको हमने अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया है, ठीक है।
अब ये अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया। तो अभी वर्तमान में हमने कितने संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया? 545 जनसंख्या के आधार पर। मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं? 552। यानी अगर हम चाहें तो एक संसदीय क्षेत्र को ऐसे, एक संसदीय क्षेत्र को दो में बांट दें, ठीक है, इस तरीके से दो, लेकिन मैक्सिमम कितना भी बांटेंगे 552 से ज्यादा नहीं जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है जो आपने समझा। उसका मतलब यही हो सकता है कि हम इस संसदीय क्षेत्रों को ऐसे हटा भी दें जरूरत पड़ने पर, ठीक है। ये एक संसदीय क्षेत्र हो सकता है दो को मिलाकर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जनसंख्या कहाँ की कैसे क्या है, वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है। उसके टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसमें आपको फंसना नहीं है। फिलहाल आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो क्या, कि मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552। वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है? 545। ओहो, आप लोग एंग्लो इंडियन में फंस गए। देखिए, चीजें क्या है, मैं आपको बता तो दूं बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर वो उतनी आवश्यक है नहीं। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों का सवाल आ गया। मुझे मालूम नहीं आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें इतनी। एंग्लो इंडियन का चेन कैसे अभी तक चलता आया है, वो सीधा सीधा ये समझिए कि जो एंग्लो इंडियन है, ये एंग्लो इंडियन ये तो था ही, जो हमारे जब नागरिकता की शर्तें आए तो उसको ये पूरा करते थे, तो ये एंग्लो इंडियन हो गए। अब ये एंग्लो इंडियन ने मान लीजिए शादी कर ली, ये एंग्लो इंडियन लड़के ने अगर शादी कर ली इंडियन फीमेल से, ठीक है, और या एंग्लो इंडियन लड़की ने शादी कर ली इंडियन मेल से, ठीक। तो ये एंग्लो इंडियन अगर इन फीमेल, हमको सबको मालूम है कि हमारे देश में जो हस्बैंड की कम्युनिटी होती है वही वाइफ की कम्युनिटी कंसीडर की जाती है। तो अगर इस फीमेल ने इस एंग्लो इंडियन से शादी की तो ये भी कौन हो गई? एंग्लो इंडियन हो गई। ये भी एंग्लो इंडियन हो गई। जबकि अगर एंग्लो इंडियन लड़की ने इंडियन मेल से शादी कर ली तो ये इंडियन हो गई। अच्छा, इन दोनों की जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? एंग्लो इंडियन। इनकी संतान इंडियन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, फिर ये एंग्लो इंडियन या तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसने फिर किसी एंग्लो इंडियन से शादी कर ली, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन फीमेल ने एंग्लो इंडियन मेल से शादी कर ली, एंग्लो इंडियन, वही सारा चेन है, ऐसे चलता चला आया अभी तक। बहुत नहीं फंसना चाहिए आपको इसमें। कई बार हमारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं जब आप इस तरीके से ये सब चीजें जानने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व नहीं रखती। ओके। ओके, चलिए, कई सारे लोगों के सवाल बहुत मजेदार है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो पहले आप एक बार समझ लें। तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण पद है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का ही नंबर आता है। तो वाइस ये जो उपराष्ट्रपति है, ये इसका पद हमारे देश में अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए इनका चुनाव होता है या नियुक्ति होती है? इनका भी चुनाव होता है। योग्यताएं वही सारी होंगी जो राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए होती हैं। अंतर केवल इतना है कि लोक इनके अंदर, राष्ट्रपति के अंदर लोकसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और इनके अंदर राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होगी। अच्छा, देखिए, ये चीज तो हम बात करनी भूल गए आपके क्वेश्चन में कि इनकी इलिजिबिलिटीज क्या होती हैं। इलिजिबिलिटीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, फिर हम इनको कंटिन्यू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यताएं क्या होती हैं? योग्यताएं वही सारी होती हैं जो आज तक आप पढ़ते आए, कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो,
जो ध्यान में रखना है आपको वो क्या, कि पहले वो योग्यता बात कर लेते हैं, फिर इसको उपराष्ट्रपति को कंटिन्यू करते हैं। वो भी महत्वपूर्ण चीज है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो लोकसभा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपसे पूछा जाता है, एज मिनिमम 25 चाहिए, और राज्यसभा से मिनिमम एज 30 चाहिए। लोकसभा से 25, राज्यसभा से 30। ठीक है, यहीं पर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल बी। तो हमने पिछली क्लास में समझा था कि प्राइम मिनिस्टर की कोई एलिजिबिलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, संविधान में कुछ उल्लेख ही नहीं है कि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की क्या योग्यताएं होंगी। लेकिन भले ही डायरेक्ट कोई एलिजिबिलिटी मेंशन ना हो, ये तो कहा गया है शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं है तो भी विद इन 6 मंथ्स होना पड़ेगा, यानी अपने आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की योग्यता आ जाती है। तो योग्यताओं में अगर एज की बात करें तो यहां लोकसभा में मेंबर होगा तो एटलीस्ट 25 होना चाहिए, राज्यसभा में होगा एटलीस्ट 30 होना चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के लिए अगर सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का के लिए मिनिमम एज क्या होगी, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 25। तो प्रधानमंत्री की मिनिमम एज 25। ये सवाल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं है नंबर्स, लेकिन संविधान में यह कहा गया है कि लोकसभा मतलब उसके अंदर संसद में सदस्य होने की, मतलब संसद का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो भी 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। तो योग्यता अगर एज के आधार पर देखें तो यहां 25 वर्ष चाहिए लोकसभा में मिनिमम अधिक, और यहां 30 वर्ष अधिकतम कितनी, वो दोनों जगह पे मेंशन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज 25 पूछा गया अभी है ये सवाल। अच्छा, इनका जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, लोकसभा का टेन्योर होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ये 5 साल तक चलती है। इनका टेन्योर होता है 6 वर्ष का। ये 5 साल के पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं, ये भंग हो सकते हैं। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है 5 साल के पहले, फिर से इलेक्शंस कराने की जरूरत पड़ सकती है। जबकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होगी। अब भंग नहीं होगी, आप कहेंगे साहब 6 साल बाद तो होगी, जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब तो फिर से इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। नहीं, ये 6 साल बाद भी भंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि राज्यसभा को ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा का स्ट्रक्चर ऐसे किया गया है कि हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, और वो 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, और फिर उनकी जगह पे 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। तो हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य ऐसे रिफिल होते रहते हैं। तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, यहां ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, बट इट कैन बी अबॉलिश, इसको समाप्त किया जा सकता है। संसद अगर चाहेगी तो ये कह किया जा सकता है कि संसद का मतलब, पार्लियामेंट का मतलब राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा होगी ही नहीं, ये किया जा सकता है। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि इन मेंबर्स के इनके कहें कि आप इस्तीफा दीजिए फिर से इलेक्शंस कराने हैं, ये नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट डिसॉल्व, इट कैन बी अबॉलिश। आप थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। चूंकि ये कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। ठीक है, स्थायी सदन। और ये भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं, टेम्परेरी हाउस। ठीक है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। अपर हाउस, उच्च सदन। कई बार बड़ों का सदन भी बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स। और जबकि इसको क्या कहते हैं, लोअर हाउस, निम्न सदन। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन।
और इसी को पहले कहा जाता था हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इसी को 1954 से लोकसभा कहा जाना शुरू हो गया। ये 1954 के पहले तक हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, और जबकि इनको सेकेंड हाउस बोलते हैं, द्वितीय सदन, और इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। 1954 से ही इनको भी राज्यसभा कहा जाना शुरू हो गया। तो आपसे कभी कोई अपर हाउस कहे, उच्च सदन कहे, सेकेंड हाउस कहे, काउंसिल ऑफ स्टेट कहे, मतलब राज्यसभा के बारे में बात हो रही। अगर आपसे कभी कोई लोअर हाउस बोले, निम्न सदन बोले, फर्स्ट हाउस बोले, काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ पीपल बोले, मतलब लोकसभा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जानना आपके लिए जरूरी केवल इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं कि मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट हाउस विल बी। ठीक है, तो अब आपको ये तो मालूम है कि लोकसभा की मिनिमम एज 25 ईयर, लेकिन ये नहीं मालूम कि लोकसभा को ही फर्स्ट हाउस कहते हैं। तो कई बार आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सारे आप सिनोनिम्स की तरह पर कंसीडर कर सकते हैं। ये लोकसभा के नाम है, ये राज्यसभा के नाम है। क्लियर है? ओके। अनुज जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया कि पार्टी से मेंबर कैसे होते हैं। आप अपना सवाल थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए प्लीज। अच्छा, अब आइए हम बात कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट की। असल में हम बात कर रहे थे राज्यसभा के चेयरपर्सन की, कि राज्यसभा का चेयरपर्सन हमने समझा कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। इनका चुनाव होता है, चुनाव के लिए योग्यताएं वही सारी जो राष्ट्रपति के लिए आपने पढ़ी थी, कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न, उम्र 35 वर्ष हो। यहां भी वही सारी चीजें, इनकी भी उम्र 35 वर्ष है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कि इनकी राज्यसभा के हेड है तो इनकी एज मिनिमम एज 30 होगी। इनकी अलग से मेंशन की गई है 35 ईयर एटलीस्ट, मतलब मिनिमम एज शुड बी, मतलब द एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी 35 ईयर एटलीस्ट। तो 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी। अंतर के नाम पे क्या है कि प्रेसिडेंट के लिए आपने समझा था कि प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा, वो लोकसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन राज्यसभा। असल में ये भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तो यहां आपने समझा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट इनका जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है वही सवाल जो हमने प्रेसिडेंट के समय समझा था कि ऐसी क्या वजह है कि करोड़ों लोगों के पास योग्यताएं होने के बाद भी 2 या 3 लोग ही राष्ट्रपति का चुनाव। सेम क्वेश्चन यहां भी राइज होता है, क्या वजह है कि 2 ही 3 लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। तो कारण भी बिल्कुल सेम है। वहां भी हमने समझा था कि एक इलेक्टोरल कमेटी होती है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल, जो डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा। यहां भी कहानी ऐसी ही है। यहां भी एक निर्वाचक मंडल होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो डिसाइड करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां क्या होता है, वहां आपने समझा था 50 इलेक्टेड एमपी या एमएलए किसी के नाम को क्या कहते हैं प्रपोज करें, और प्लस 50 एमपी एमएलए इलेक्टेड किसी के उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। यानी अगर किसी के नाम के साथ 100 इलेक्टेड एमपीज एमएलए अगर एग्री हो गए तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता था। ये बात आपने पढ़ी है राष्ट्रपति पढ़ते वक्त। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि यहां पर 20 एमपी, एमएलए नहीं, यहां ध्यान रखना है, केवल एमपीज
20 एमपीज, और ये इलेक्टेड नॉमिनेटेड कोई हो चलेगा। 20 एमपीज अगर किसी के नाम का प्रपोजल रखें प्लस 20 एमपी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, ये भी इलेक्टेड नॉमिनेटेड कोई हो चलेगा। यानी अगर किसी के नाम के साथ अगर 40 एमपी एग्री करते हैं तब जाके कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इनका भी चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है 15,000 रुपए की जमानत राशि के साथ। फिर चुनाव हुआ, जिसको ज्यादा वोट मिला वो उपराष्ट्रपति बन गया। इनका कार्यकाल के बारे में क्या है कि क्या इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या 6 वर्ष का होगा, यहां भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इनके कार्यकाल के बारे में संविधान कहता है कि साहब वो 5 वर्ष का ही होगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है तो इनका भी 6 नहीं, 5 वर्ष के लिए ही ये चुने जाते हैं। इनका भी टेन्योर 5 ईयर ही होगा। हाँ, ये अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर जब चाहें तब हट सकते हैं। यानी वाइस प्रेसिडेंट कैन गिव देयर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ये अपना मतलब हिज वाइस प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। हटाए जाने की प्रक्रिया, हटाए जाने की प्रक्रिया के लिए किसी प्रॉपर इंपीचमेंट की जरूरत नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट के केस में। यहां वाइस प्रेसिडेंट को केवल राज्यसभा के मेजॉरिटी से ही हटाया जा सकता है। यानी एक लाइन में समझिए, with the majority of राज्यसभा vice president can be removed, but condition क्या है? The permission of लोकसभा will required. लोकसभा की सहमति आवश्यक होगी। I repeat, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि vice president can be removed with the majority of राज्यसभा, but the permission of लोकसभा will required. राज्यसभा के बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की परमिशन आवश्यक होगी। आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या अगर इन्होंने परमिशन नहीं दिया तो नहीं हटेंगे। देना जरूरी है, ये फॉर्मेलिटी जरूरी है। आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी कि ये कहीं विवाद आए, कभी किसी उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सभी काबिल रहे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो प्रक्रिया यही होगी, राज्यसभा डिसाइड कर लेगी। अगर राज्यसभा ने डिसाइड कर लिया तो लोकसभा उसको मान ही लेती है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी जरूरी है। ओके। भारती सवाल पूछ रही है, अगर राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़े तो क्या उनको 12 मेंबर्स में नॉमिनेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल भी किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। उसमें 12 मेंबर्स में नॉमिनेट किया जा सकता है। और इलेक्शन नहीं जीते तो 12 मेंबर्स तो दूर की बात है, बहुत सारे किसी भी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वो अपॉइंट कर सकते हैं। पिछले प्रधानमंत्री जी हमारे 10 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अभी वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब वो चुनाव हार गए, राज्यसभा से मेंबर हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी जी रहे। ठीक है, तो तमाम सारे प्रधानमंत्री भी ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा की मेंबरशिप लेकर अपने पद को उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है, आपको कभी ऐसे नहीं, व्यक्ति को ध्यान में मत रखिए। आप ये देखिए कि जिन योग्यताओं की बात कर रही है और आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं क्या उसके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं, अगर हैं तो वो हो सकता है, नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो अब यहां ये बात क्लियर हो गई कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि साहब इन वाइस प्रेसिडेंट साहब का काम क्या होगा? अभी अभी बताया मैंने, अभिनंदन जी राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, आप पूछ रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि मनमोहन सिंह जी थे, राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, ये सब लोग प्रधानमंत्री थे और सदस्य थे राज्यसभा के। अच्छा, और वैसे भी प्रधानमंत्री के लिए अब आप लोग को खुद ही समझना चाहिए, पिछली क्लास हमने बात की थी कि हमने क्या समझा था कि ही शुड बी मेंबर इन पार्लियामेंट। वो संसद का सदस्य होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है। उपराष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति के
जगह पे काम करना। अगर राष्ट्रपति अनअवेलेबल होते हैं किसी भी वजह से, अगर वो प्रेजेंट नहीं होते, तो उनका काम होता है उनकी पोस्ट को होल्ड करना। जब वो उनको पोस्ट को होल्ड करते हैं तो उनके वेतन भत्ते इंजॉय करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका काम क्या होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका काम होता है वो राज्यसभा की बैठकों का संचालन करना। अब यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा मतलब सॉरी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन वोट इन राज्यसभा? राज्यसभा के सभापति क्या राज्यसभा में वोट कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, क्या ये राज्यसभा में वोट कर सकते हैं? ये वोट नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ही कैन गिव ओनली डिसीजन मेकिंग वोट। अगर किसी भी सिचुएशन में वोटिंग टाई हो गई तो इन दैट केस राज्यसभा मतलब सॉरी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन गिव वोट। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन गिव ओनली डिसीजन मेकिंग वोट। ऊपर राज्यसभा के सभापति को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। केवल टाई की सिचुएशन में ही वोट कर सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट वोट इन राज्यसभा। इतनी कहानी क्लियर है? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अभिनंदन जी क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? यहाँ एमपी है, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का तो नाम ही नहीं है। ये कहीं से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से होते हैं, दोनों मिला के हो सकते हैं। 20 एमपी ये समझ नहीं आया अमित कुमार जी। मैंने क्या बताया, जब आपने राष्ट्रपति समझा था तो आपने समझा था ना कि राष्ट्रपति की योग्यताएं करोड़ों लोगों के पास है, फिर क्या वजह है कि 2 या 3 लोग ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं? तो हमने समझा था कि एक निर्वाचक मंडल होता है जो डिसाइड करता है कि कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। तो वहां हमने समझा था कि 50 इलेक्टेड एमपीज एमएलए किसी के नाम का प्रपोजल रखें, 50 उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, यानी अगर 100 लोग एग्री करते किसी के नाम के साथ, तब जाके कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता। सेम स्टोरी यहां भी है, लेकिन संख्या बदली हुई है। यहां 50 था, यहां केवल 20 है। वहां इलेक्टेड थे केवल, यहां नॉमिनेटेड है। वहां एमपी एमएलए दोनों हुआ करते थे, यहां केवल एमपी है। यानी कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कब? जब 20 एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के सदस्य हो राज्यसभा के, किसी के नाम का प्रस्ताव रखें, प्लस 20 एमपी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। यानी अगर किसी के नाम के साथ 40 व्यक्ति एग्री करते हैं, 40 एमपी एग्री करते हैं, तब जाके कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हारेगा जीतेगा बात की बात, लड़ने के लिए ये शर्त चाहिए। ओके, क्या बात हुई नमन जी? आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, न मोदी न मैं। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का अगला चुनाव होने तक राज्यसभा का, देखिए जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही उस पद पर बने थे। जनरली हमारे देश में व्यवस्था क्या है कि जब भी कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, टेन्योर समाप्त होने वाला होता है, उसके 6 महीने पहले ही इलेक्शंस करा लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के। तो कभी ये दिक्कत आती नहीं है कि इनकी जगह पे कौन आएगा। लेकिन अगर आकस्मिक कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे में इमीडिएट चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहता। और राज्यसभा की बात जहां तक है, तो एक डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। वो इमीडिएट राज्यसभा के, अगर मान लीजिए डेथ हो गई या इस्तीफा दे दिया, कोई भी वजह से अचानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, वो चेयरपर्सन की जगह पर आ जाएगा। और उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति का पद 6 महीने तक वैकेंट हो जाएगा। चुनाव करा ही लिए जाते हैं जनरली। ओके। ओहो, नमन जी परेशान हैं आर्टिकल्स के लिए। हाँ, मुझे आर्टिकल भी बोलते हुए चलना चाहिए। एक्चुअली वो रिदम में नहीं आता नमन, इसलिए। और बहुत सारे जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं रेगुलर, वो मैं आपको बता देता हूँ।
जो चीज अगर छूट भी जाए तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत मतलब इजिली अवेलेबल ना हो। कोई भी बुक में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अगर मैं नहीं भी बताता हूँ तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है नमन जी। आप उसको किसी भी बुक से जो छूट जाता है, जो जरूरी होगा वो मैं बताता हुआ चलूंगा। हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट भी जाए, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ वो आप कंपनसेट कर लिया कीजिए। वो कोई ऐसी मतलब आपको लगता है कि मतलब मेरी ही बात करनी जरूरी हो, कई बार रिदम में नहीं आ पाता इसलिए छूट जाती। इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, ठीक है। मैंने ऊपर देखा नहीं। मैं अभी आगे ध्यान रखूंगा कि जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हो, ये सारी बातें किसी न किसी आर्टिकल में लिखी हुई हैं। लेकिन सभी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, कुछ विशेष की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए खुद ही, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से देखिए, आप देखिए कि किस तरीके के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स। तो उन्हीं तरीके के आर्टिकल्स पे फोकस कीजिए। ओके। मैं ध्यान रखता हूँ, आगे बताता हुआ चलूंगा आपको। फिलहाल इतनी चीजें क्लियर हैं जी। अब आ जाइए यहाँ। अनुज जी, आप कॉफी वाला सवाल पूछ रहे हैं, मुझे कॉफी पे इनवाइट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आ जाइए अब राज्यसभा लोकसभा के चेयरपर्सन के बारे में। लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो बेचारा सबसे कम बोलता है उसका नाम क्या रख दिया? स्पीकर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। स्पीकर, इनके बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं। आप लोग के कई सारे सवाल ऐसे हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, तो आप लोग कई सारे लोग आप में से ये भूल जाते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए तैयार की गई क्लासेस हैं, ठीक है। ये कहीं किसी टीवी डिबेट नहीं है जहां जनता से राय ली जा रही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड आपको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे, उधर फेसबुक वगैरह पे आप में से बहुत सारे लोग जुड़े, उधर क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं कुछ आंसर्स कर दिया करूंगा ऐसा। लेकिन ये अभी देखिए हमारे कुछ टाइम बड़े लिमिटेड हैं, हमारी आपकी मुलाकात बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो पा रही किसी न किसी कारण से। आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो अभी जो डिस्कशन है, तो मैं आपको थोड़ा बार पहले भी कहता हूँ, फोकस रखिए जरा इन सारी चीज़ों। एक बार आपका ये कवर हो जाए, फिर सारी चीज़ें कि जनता क्या चाहती है नहीं चाहती है, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, ठीक। अभी पहले ये काम कर लेते हैं, स्पीकर के बारे में हम बात कर लें। स्पीकर 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 बहुत महत्वपूर्ण पद है। आप देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के सीधे चुने गए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा में है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का अध्यक्ष है। यू कैन इमेजिन द पावर, ये लोकसभा का अध्यक्ष है, जहां जनता के सीधे रिप्रेजेंटेटिव, सीधे चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है या अपॉइंटमेंट होती है? इनका चुनाव होता है या नियुक्ति होती है? इनका चुनाव किया जाता है, और चुनाव कौन करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्य आपस में, इसको ध्यान से समझिएगा, लोकसभा के सदस्य आपस में से ही मेंबर ऑफ लोकसभा चुनते हैं। ओके, आपस में से ही चुनते हैं, मतलब इसका मतलब यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष बाहर का व्यक्ति नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मॉनिटर चुने जाने जैसा है। मॉनिटर चुने जाने का मतलब कि लोकसभा
जैसे मॉनिटर अपनी क्लास में से ही चुना जाता है, वैसे लोकसभा स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही, वो खुद भी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य आपस में से ही किसी को एक को चुन लेते हैं। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। अब चुन लिया गया, वो अपने पद की शपथ लेगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? यस, टेल मी। जी चंद जी, थोड़ी सी तबीयत जरूर गड़बड़ है मेरी। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। नमन जी बता रहे हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। कॉन्फिडेंट? पढ़ा है आप लोगों ने? श्योर? पढ़ा है? अच्छा, अभी वही पढ़ रहे थे? आपके एक साथी ने कहा कि वही पढ़ रहे थे अभी। अभी अभी पढ़ा है। वाइस प्रेसिडेंट भी? प्रेसिडेंट, ज्यादातर लोगों ने प्रेसिडेंट। अच्छा, पीएम, अवंतिका पीएम। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा अपने पद की शपथ लेते ही नहीं है। कहां पढ़ लिया आपने? कुछ लोग तो कह रहे हैं, किसी ने कहा कि मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूं वही। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा अपने पद की शपथ लेते ही नहीं है। ठीक है, ये ओथ लेते ही नहीं है स्पीकर की। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये महोदय, ये महाशय अपनी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं ऑलरेडी। एज अ मेंबर ही हैज ऑलरेडी टेकन ओथ। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में ये शपथ ले चुके होते हैं, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ये दोबारा से शपथ नहीं लेते। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो कहीं नोट भी कर लीजिए, स्पीकर डज नॉट टेक ओथ फॉर हिज पोस्ट। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते। स्पीकर डज नॉट टेक ओथ फॉर हिज पोस्ट। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में ऑलरेडी शपथ ले चुके होते हैं। ओके, गुगली हो गई। चलिए, तो लोकसभा के अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते, लेकिन इनका कार्यकाल क्या होगा? टेन्योर क्या होगा? इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। टेन्योर 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का टेन्योर है। 5 वर्षों का टेन्योर यहां 5 वर्षों का टेन्योर, या यूं कह लीजिए एज पर टेन्योर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इनका कार्यकाल या तो 5 वर्षों का होगा या एज पर टेन्योर ऑफ लोकसभा। मतलब कि अगर लोकसभा बीच में 5 साल के पहले भी डिसॉल्व होती है तो इनका भी टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली लोकसभा के कार्यकाल के बराबर ही इनका टेन्योर होता है। ठीक है, लोकसभा 5 साल तक चली, इनका भी 5 साल तक चलता रहेगा। अगर लोकसभा बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो इनका भी पद समाप्त हो जाएगा। अच्छा, क्या ये इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल इस्तीफा दे सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा भी गया है 2 या 3 बार कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे। तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? ये अपना इस्तीफा देंगे डेप्यूटी चेयरपर्सन को। ठीक है, यहां भी कई बार गलती हो जाती है आपसे, प्रेसिडेंट आप आंसर कर देते हैं, लेकिन स्पीकर विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। स्पीकर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देकर हट सकते हैं क्या? इनको भी हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, विद द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। इनको केवल लोकसभा के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा के सदस्य आपस में बहुमत में ये कह दें कि साहब इनको हट जाना चाहिए, तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा की सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो क्या समझा आपने कि इनका चुनाव होता है, लोकसभा के मेंबर आपस में से ही किसी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लेते हैं। इनका ये अपने पद की शपथ नहीं लेते क्योंकि ये मेंबर के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। टेन्योर इनका 5 साल का होता है या लोकसभा के कार्यकाल के बराबर।
ये चाहें तो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को, उप लोकसभा अध्यक्ष को देकर हट सकते हैं। इनको हटाया भी जा सकता है विद द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के बहुमत द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है उनके पद से। अब सवाल उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे क्या, इसको समझते हैं। आप में से किसी ने सवाल पूछा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इनका काम क्या है। देखिए, काम समझने से पहले कुछ चीजें आप समझिए कि लोकसभा अध्यक्ष का पद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको बिना लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा की बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष तो चाहिए। एक मिनट। लोकसभा अध्यक्ष के बगैर इनकी बैठक नहीं हो सकती। तो लोकसभा अध्यक्ष के बगैर इनकी बैठक अगर नहीं हो सकती, लोकसभा की बैठक नहीं हो सकती, तो लोकसभा की पहली बैठक कैसे होती होगी? अभी आज लोकसभा चुन के आई, आज ही, अभी तो कोई स्पीकर चुना भी नहीं गया, आज ही उसकी पहली बैठक है। अगर आज कोई अध्यक्ष है ही नहीं तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अभी तो स्पीकर चुना ही नहीं गया है। तो स्पीकर चुना ही नहीं गया, आपने अभी भी समझा कि बगैर स्पीकर के लोकसभा की बैठक नहीं हो सकती। तो पहली बैठक को कौन प्रेसिडाइज करेगा? ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो यहां पहली बैठक के लिए क्या होता है, यहां भी कई बार आपका जवाब हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आता है, हेलो बोल के चला जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो यहां क्या होता है कि मेंबर ऑफ लोकसभा ये आपस में से ही किसी एक व्यक्ति को टेम्परेरी रूप से स्पीकर चुन लेते हैं। जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का, जो सबसे ज्यादा बार चुन के आया होता है, तो जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर को लोकसभा के टेम्परेरी स्पीकर के रूप में उसको चुन लिया जाता है। और वही टेम्परेरी स्पीकर क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये भी सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर, हिंदी में भी इसको प्रोटेम ही कहिए। तो टेम्परेरी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड प्रोटेम स्पीकर। यानी लोकसभा अध्यक्ष अभी चुने नहीं गए हैं, आज पहली बैठक है और आपने समझा कि बिना इनके कोई बैठक होगी नहीं। तो पहली बैठक कैसे होगी? लोकसभा के मेंबर आपस में से ही किसी एक व्यक्ति को, जनरली जो सीनियर मोस्ट होता है उसी पे सब एक मत हो जाते हैं और उसको एक टेम्परेरी स्पीकर के रूप में चुन लेते हैं। उसी टेम्परेरी स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा था, ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो टेम्परेरी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ध्यान रखने वाली दूसरी बात क्या है कि ये व्यक्ति कौन होगा, ये चुनते हैं लोकसभा के मेंबर्स आपस में से। लेकिन इनकी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। फिर समझिए, ये व्यक्ति कौन होगा ये डिसाइड कौन करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जिसको डिसाइड कर लेंगे उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देता है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर पूछ जाए किसकी सलाह से, तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा की सलाह से। अच्छा, तो ये प्रोटेम स्पीकर जी आए, जनरली बाकी मेंबर्स उन सबको ओथ दिलाने का काम इन्हीं का होता है। ये सब किया, फिर एक चुनाव हुआ स्पीकर का, यही जनरली दिलाते हैं ओथ ज्यादातर लोगों को राष्ट्रपति के बिहाफ पर। और फिर उसके बाद चुनाव होगा, सॉरी, एक फुल फ्लैश स्पीकर का चुनाव होता है और वो इनकी जगह पर आके अपने पद को होल्ड करते हैं। अब उनका काम क्या है जो आपको समझना चाहिए। काम प्रोटेम स्पीकर, सॉरी, स्पीकर का काम क्या है? आप देखिए, इसका काम है संसद की बैठकों को मैनेज करना। अभी यहां होता क्या है, एक रूल है कि संसद की बैठकों के लिए, इसको भी ध्यान से समझिएगा, यह सवाल पूछा आता है। संसद की बैठकों के लिए उसके कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए लोकसभा में आपने समझा 552 है, 550 मानिए, ठीक है, दो तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं।
आप 552 ही रखिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। 552 सदस्य हैं। मैंने क्या कहा कि संसद की बैठकों के लिए जरूरी क्या है कि इस 552 का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित नहीं रहे तो बैठक नहीं होगी। तो इनका 1/10 सदस्य राउंड फिगर में 55 सदस्य होते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में 55 सदस्य होते हैं। लोकसभा के लिए इनका 1/10 25 सदस्य हो जाएगा। यानी अगर लोकसभा की बैठक करानी तो एटलीस्ट 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारी कोई ऑफलाइन क्लास होती है, इसमें 100 स्टूडेंट होते, तो एक रूल ये बना दिया जाए, जिस दिन 10 बच्चे से कम आए उस दिन क्लास पोस्टपोन। यानी क्लास को चलाने के लिए एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स की प्रेजेंस जरूरी है। इसी तरीके से लोकसभा की बैठक के लिए एटलीस्ट 110 मेंबर लोकसभा के प्रेजेंट होने जरूरी है। अगर ये 110 मेंबर प्रेजेंट नहीं हुए तो लोकसभा की बैठक नहीं होगी। तो यही 55 सदस्य को, इसी 55 संख्या को क्या कहा जाता है? कोरम, गणपूर्ति। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल पूछा जाता है कि कोरम फॉर लोकसभा विल बी, लोकसभा के लिए गणपूर्ति होगी कितनी? ऑप्शंस आते हैं 50, 55, 60, 65, 55। कई बार ये परसेंटेज पूछ लिया था, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/10। तो इतनी संख्या जरूरी है। और ये संख्या मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अभिषेक जी, इसको 552 पे के आधार पे कैलकुलेट करते, 545 के आधार पे नहीं। इतनी कहानी क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब आ जाइए, इनका काम क्या होता है? अच्छा, यहीं पर एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ये 55 सदस्यों की उपस्थिति ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर जैसे ही संसद की बैठक डिसाइड होती है, वो देश भर के जितने एमपीज हैं सबसे कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक के बीच में लोकसभा की बैठक है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर कोई सदस्य, यहां भी ये दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई सदस्य लगातार 60 डेज तक बिना किसी इंफॉर्मेशन के, पहले से इंफॉर्म कर दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के लगातार 60 डेज तक अगर कोई मेंबर एब्सेंट रहा, वो नहीं आया, ठीक है, तो स्पीकर चाहेगा तो इनकी सदस्यता भी समाप्त कर सकता है। यानी स्पीकर कैन कैंसिल द मेंबरशिप ऑफ एनी मेंबर इफ ही इज नॉट प्रेजेंट फॉर 60 डेज। ठीक है, अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के लगातार 60 दिनों तक अगर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं हुआ तो स्पीकर चाहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों की अनुपस्थिति पर किसी लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है? 60 डेज। ओके, अब आ जाइए। देखिए, आपके कुछ सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नमन जी पूछे, हमने राष्ट्रपति पढ़ते वक्त शायद थोड़ी सी चर्चा की थी, नहीं करती तो अभी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में भी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है। ये मैंने शायद थोड़ा बताया था आपको। तो लेकिन अभी ये चीज एक बार समझ लीजिए नमन जी, अभी जो आखिर का 15 मिनट होगा मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा कि किसके क्या सवाल हैं।
नहीं तो वो टॉपिक में कोई चीज रह जाएगी। ये इतनी बात क्लियर है, यहां समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जो स्पीकर है और इनका काम क्या है, आपने प्रेजेंट पढ़ते वक्त समझा था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ठीक है, एक संयुक्त सत्र बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। तो ज्वाइंट सेशन होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, दोनों के अपने अपने चेयरपर्सन है और इनका चेयरपर्सन तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो जब ज्वाइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का तो इसको प्रेसिडाइज कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी सब पूछा गया है। तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट स्पीकर विल प्रेसिडाइज द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अगर कभी होगी, एक ज्वाइंट सेशन होगा अगर, तो ज्वाइंट सेशन को कौन प्रेसिडाइज करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा एक सवाल और पूछा जाता है कि हमने प्रेसिडेंट पढ़ते वक्त मनी बिल के बारे में बात की थी कि मनी बिल पर प्रेसिडेंट अपना सस्पेंशन वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लेकिन कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी स्पीकर। ये भी सवाल पूछा गया आपसे, हु विल डिसाइड कि विच बिल इज मनी बिल? तो स्पीकर विल डिसाइड विच बिल इज मनी बिल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बारे में कौन बात करेगा, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो ये तो थे स्पीकर साहब। यहां तक कहीं कोई बात समझने में अगर आपको दिक्कत आई हो तो उस पर बात कर लेते हैं। यस चंद्रशेखर, थैंक यू। टेम्परेरी स्पीकर को बाद में वहां परमानेंट स्पीकर हो सकता है क्या? बिल्कुल, अगर मेंबर ऑफ लोकसभा चाहेंगे तो किसी को भी बना सकते हैं। हो सकता है प्रोटेम स्पीकर को अगर चाहेंगे तो बना देंगे, अगर चाहेंगे तो। हाँ, मुझे थोड़ी चोट लग गई, मुझे एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। ओ ओ, मनी बिल होता क्या है? आपने प्रेसिडेंट वाली क्लास में आप शायद नहीं थे, हमने थोड़े डिस्कस किया था। मनी बिल आप ये समझिए, सरकार के जो सारे खर्चे होते हैं उन्हीं खर्चों में कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लिस्ट आउट कर लिया जाता है और उन्हीं लिस्ट आउट जो प्रायोरिटी वाले खर्चे होते हैं उन्हीं को मनी बिल कह देते हैं कलेक्टिवली। कोई बिल मनी बिल होता है या नहीं, ये स्पीकर विल डिसाइड। ओके, और कहीं कोई डाउट? जी अभिषेक जी, ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही होता है। जी अमित जी, टेम्परेरी स्पीकर को भी बनाया जाता है लेकिन ये जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछते हैं कि नहीं नहीं क्या ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मेंबर ऑफ लोकसभा जिसको चाहेंगे आपस में से ही किसी को भी स्पीकर चुन सकते हैं। चलें आगे।
ओके, अब आते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, पार्लियामेंट की बैठकों के बारे में बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस के। ओके, पार्लियामेंट की कितनी बैठकें होनी चाहिए हमारे देश में, मतलब साल में कितनी बैठकों का प्रोविजन है? हमारे संविधान कोई प्रोविजन नहीं करता, मतलब संख्या नहीं बताता कि कितनी बैठकें होनी चाहिए, लेकिन संविधान क्या कहता है कि पार्लियामेंट की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी विद इन 6 मंथ्स 2 बैठकें तो होनी ही होनी चाहिए, मतलब विद इन 6 मंथ्स एक बैठक तो होनी ही होनी चाहिए, तो साल में कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि कितनी बैठकें होनी चाहिए, नंबर्स क्या होने चाहिए, दैट इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान केवल ये कहता है कि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर अंदर एक बैठक तो होनी ही चाहिए। तो इस हिसाब से साल में मिनिमम बैठकें कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। हमारे देश में कितनी होती हैं? 3। ठीक है, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन। बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो ये 3 बैठकें होती हैं। ये जो बैठकें हैं, हमको बातें वो करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये जो बैठकें हैं जनरली ये 11 बजे से शुरू होती हैं, 11 से 12 चलती हैं, 12 से 1 से 2, इस तरीके से ये शाम के 6 बजे तक ये बैठकें चलती हैं। हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी घंटे हैं, वो पहले 2 घंटे महत्व रखते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन, ये जो पहला घंटा है, इस पहले घंटे को कहते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। ये प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। क्वेश्चन आवर, इसमें क्या होता है कि सदस्य अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और मंत्री जी लोग उसका जवाब देते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब मंत्री जी लोग जवाब दे रहे होते हैं तो बाकायदा रिपोर्ट पढ़ के आंसर करते हैं, वो क्या कहते हैं, बाकायदा अपना डाटास के साथ आंसर देते हैं। तो मंत्रियों को ये कैसे पता होता है कि क्या सवाल पूछा जाना है? वो सारी रिपोर्ट लेकर आए होते हैं, उनको पता होता है। ये मेंबर्स जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जो पूछे जाने होते हैं, वो अपने सारे क्वेश्चंस 20 दिन पहले ही स्पीकर को दे देते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोटिस वाले रहे तो भी 10 दिन पहले वो स्पीकर को दे देते हैं, और स्पीकर क्या करता है, रिलेटेड मिनिस्टर को वो फॉरवर्ड कर देता है कि साहब ये प्रश्न है, ये सदस्य आपसे जानना चाहते हैं, और मिनिस्टर उसकी तैयारी करके लेके आता है। सदस्य इसलिए भी पहले से आंसर क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि मंत्री जी बढ़िया से तैयारी करके सारी डिटेल बताएं जनता को। तो लाइव टेलीकास्ट होता है, आपको पता है। तो पहला घंटा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल इसीलिए बोलते हैं। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका जवाब देते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है जो आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो मंत्री जी लोग, जो सदस्य लोग जो क्वेश्चंस देते हैं, तो मंत्रियों के पास एक पूरी लिस्ट इकट्ठा हो जाती है क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस 2 तरीके से कैटेगराइज होते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं जिन पर सदस्य ऐसे स्टार मार्क लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। मैंने क्या बताया कि मंत्री जी लोगों के पास जो क्वेश्चंस पहुंचते हैं कि जिसके से आंसर चाहिए, वो ऐसे आते हैं। वो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जिसपे ये स्टार मार्क लगा होता है, तो तारा अंकित है तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को मार्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ये मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, इस पे तारांकित है तो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। और जिन पे मार्क नहीं लगाया, ये अनमार्क्ड क्वेश्चंस हैं। अतारांकित प्रश्न। अच्छा, अब ये स्टार मार्क और अनमार्क्ड का क्या मतलब, मार्क्ड और अनमार्क्ड का क्या मतलब? जिन क्वेश्चंस पे मार्क लगा दिया, इन क्वेश्चंस का सदस्य चाहते हैं कि मंत्री जी बोलकर, सदन में बोलकर आंसर दें।
यानी इन मार्क्ड क्वेश्चंस के ओरल आंसर्स चाहिए। सदस्य चाहते हैं कि मंत्री जी बोले, इस आंसर को बोल के पढ़ के जवाब दें, ठीक है। तो इसके ओरल आंसर्स देने पड़ते हैं। जो अनमार्क्ड हैं वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो रिटन में आंसर्स दे दें, ठीक है। ये सदन में बोलने की जरूरत नहीं होती, इसको रिटन में दिया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर हमारी मुलाकात हफ्ते 10 दिन में एक बार होनी है, इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आपने टॉप रैंकर के पास क्वेश्चन छोड़ दिए। अच्छा, आप इसलिए भी छोड़ देते हैं कि मैं आऊं तो आप चाहते हैं कि उसको डिटेल में डिस्कस किया जाए। अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आए उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया। जिन क्वेश्चंस पे आपने टिक लगा रखा है तो आप चाहते हैं कि मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करूं, जिस पर टिक नहीं लगा है आप चाहते हैं केवल सही आंसर पर टिक लगा के मैं वापस कर दूं। तो इसी तरीके से सदस्य अपने क्वेश्चंस भेज देते हैं स्पीकर के पास। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिनमें मार्क लगा है वो चाहते हैं कि मंत्री जी इसका जवाब बोल कर दें, सदन में बोल कर दें, और जिसमें मार्क नहीं लगा है वो चाहते हैं रिटन में आंसर दे दें। अब यहीं पर आपसे एक सवाल और पूछा गया है, बड़ा टेक्निकल सा साउंड करता है क्वेश्चन। सवाल क्या पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो पूरक प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, पहला सवाल तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या भला है। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है कि मान लीजिए आपने मेरे से कोई क्वेश्चन किया, मैंने उसको आंसर किया, उस आंसर को क्लियर करने के लिए आपने एक और प्रश्न पूछ लिया, तो ये दूसरा वाला सवाल आप जो मुझसे पूछेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहां किस प्रकार के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली मार्क्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो बोल के दे रहे हैं उसी में तो काउंटर क्वेश्चन आप करोगे, यहां रिटन में कोई बैठ के आपसे चैटिंग थोड़ी ही कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ओनली इन मार्क्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये जो पूरक प्रश्न है वो हमेशा तारांकित प्रकार के प्रश्नों में ही किए जा सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर है, ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब ये पहला घंटा चला क्वेश्चन आर, ठीक है, प्रश्न काल ये चलता है। और प्रश्न काल के बाद ये जो दूसरा घंटा है, इस दूसरे घंटे को कहते हैं ब्रेक आवर, अवकाश काल, ठीक है। अवकाश काल कहते हैं ब्रेक आवर। अवकाश मतलब अब आप जाइए, ब्रेक है, चाय पानी वॉशरूम, ब्रेक आवर है ये। लेकिन लेट 50s में 60s के डिकेड की शुरुआत में क्या हुआ कि ऐसे प्रश्न, यहां जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 20 दिन पहले दिए गए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस वाला है तो भी 10 दिन पहले दिए गए। लेकिन कई बारी क्या होता है कि जिस दिन संसद की बैठक है हो सकता है उसके एक दो दिन पहले कोई घटना हो गई हो, जनता उसके बारे में भी जानना चाहती हो, तो एकदम से एक दो दिन पहले करंट मुद्दों पर जो क्वेश्चंस हैं वो कहां पूछे जाएंगे, वो कैसे, वो उसके लिए तो स्पेस ही नहीं है। तो लेट 50s में 60s के डिकेड की शुरुआत में भी कंटिन्यू रहा, इस ब्रेक आवर में वो क्वेश्चंस पूछे जाने शुरू हो गए, ठीक है, जिसकी पूर्व इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब पूर्व सूचना नहीं है, मतलब प्री इंफॉर्मेशन नहीं है मिनिस्टर्स के पास। तो ये ब्रेक आवर में क्वेश्चंस पूछे जाने शुरू हो गए। तो जब इस ब्रेक आवर में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाने शुरू हो गए तो पत्रकारों ने इसी ब्रेक आवर को नाम दे दिया जीरो आवर, शून्यकाल। शून्यकाल। ध्यान रखिएगा, द वर्ड जीरो आवर इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये शून्यकाल शब्द की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। ये दिस वर्ड इज जनरेटेड बाय द जर्नलिस्ट, ये पत्रकारों द्वारा पैदा किया गया शब्द है। तो क्या समझा, एक बार फिर से समझिए। पहला घंटा क्वेश्चन आवर, यहाँ 20 दिन पहले बहुत शॉर्ट नोटिस वाले वो भी 10 दिन पहले पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर एक घंटा उसके बाद ब्रेक आवर होता है। ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक आवर जब भी होगा क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद होगा, तुरंत बाद। कई बार ये क्वेश्चन आवर 12 से 1 हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन जीरो आवर कब होगा, 1 से 2।
ये जब भी होगा क्वेश्चन आर के तुरंत बाद होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन आर में 20 दिन पहले 10 दिन पहले वाले क्वेश्चन होते हैं। कई बार करंट मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान खींचना होता है, तो इस ब्रेक आर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी ब्रेक आर में जब रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाने का एक चलन चल गया, तो पत्रकारों ने इसी ब्रेक आर को नाम दे दिया जीरो आर, शून्य काल। ध्यान रखना है, शून्यकाल शब्द की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। अब यहां एक और सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्या कहते हैं सेशन है पार्लियामेंट का जो लोकतंत्र को मजबूत करता है? ऑब्वियसली शून्यकाल। क्यों? क्योंकि यहां जो प्रश्न के जवाब आ रहे हैं वो पहले से तैयार करके आ रहे हैं। यहां जवाब देने के लिए मंत्रियों को तैयारी करके आनी पड़ती है, और मंत्रियों की तैयारी मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी, और ब्यूरोक्रेसी की तैयारी फायदा जनता को ही होना होता है कहीं ना कहीं। तो शून्यकाल मजबूत करता है डेमोक्रेसी को। अच्छा, एक और सवाल कि इस शून्यकाल का आइडिया हमने किस देश से लिया है? ये कहां के संविधान से प्रभावित है? कोई बताएगा आप में से? द आइडिया ऑफ जीरो आर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कंट्री? किस देश से हमने शून्यकाल का आइडिया लिया है? यस, इंग्लैंड से। इंडिया। न्यूजीलैंड। यूके। ये आपका अंदाजा है आप लोगों का या पढ़ा है कहीं? इंग्लैंड। इंग्लैंड, यूके, न्यूजीलैंड, रशिया। ओके, ये जो जीरो आर का आइडिया है, ये हमारा अपना आइडिया है, हमने कहीं से नहीं लिया है। ठीक है, तो अभिषेक जी ने भी ठीक कहा, ये भारत का ही आइडिया है, ये कहीं से हमने नहीं लिया। इनफैक्ट हमारा देखा देखी दुनिया के बहुत सारे देशों, खासकर के यूरोपियन कंट्रीज में जीरो आर की शुरुआत की जा चुकी है, हमारा देखा देखी। अभी अमेरिकी सेनेट में भी डिस्कशन आया था कि हमें भी अपने यहाँ जीरो आर की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने दिया है जीरो आर दुनिया को, पहले भी जीरो दिया था, फिर जीरो दे दिया, हम जीरो देते रहते हैं नहीं। तो ये जीरो आर हमारी क्रिएशन है। इतनी कहानी क्लियर है या नहीं, ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके तो ये तो था आपके पार्लियामेंट का सेशन। अब आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस पर। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग थे, पहले आपके उनके जवाब हो जाएं सारे। हमारे पास 10 मिनट बचा है, कोई टॉपिक डिस्कस करें उससे अच्छा आपके क्वेश्चंस ले लें। बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर रहे थे बीच में। ओ नमन जी नमन जी बहुत परेशान है कि क्यों ये एमपीज, एमएलएज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सारे बंदों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों मेंशन नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए नमन जी। ये बहुत ये सवाल कई सारे लोगों के मन में होगा। आप में से कई सारे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर ये सब करते रहते हैं। फेसबुक में आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मुझे ही टैग कर देते हैं कई बार। बहुत सारी बातें आप करते हैं, ये क्या बात हुई, यहाँ चपरासी के लिए 10वीं पास मांगता है हेड ऑफ स्टेट, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग सब हमारे सर पे आ जाते हैं। इस तरीके की बातें आप करते हैं, बड़ा तकलीफ भी होता है आपको। अच्छा, जब आप ये बातें कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि बड़ी अच्छी बात कही आपने, आपको अप्लॉजेस मिलने चाहिए नहीं? अब देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में अपर लेवल जो पोस्ट है वहां एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। यस, आई मीन इट, ये अच्छी बात है। ऐसा क्यों? दो वजह हैं मोटे तौर पे, आप समझिए। पहली वजह क्या है, नमन जी ध्यान दीजिएगा। पहली वजह यह है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकेला पैरामीटर नहीं होता किसी की योग्यता का। इस बात को समझिएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकेला पैरामीटर नहीं है किसी की योग्यता का। ठीक है, इसका सबसे अच्छा, नो डाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी एबिलिटीज को शार्पन कर देती हैं, आपकी योग्यताओं को और धारदार बना देंगी।
लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके अंदर योग्यता पैदा कर देंगी, ये डाउटफुल है। आप देखिए हमारे पिछले प्रधानमंत्री जी बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। मनमोहन सिंह जी जब तक प्रधानमंत्री रहे वो इस प्लेनेट के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, प्लेनेट के। उनसे ज्यादा क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर इस पूरी दुनिया में किसी भी देश का नहीं था। अच्छा, वो अगर पॉलिटिशियन, उनके पास ऐसा नहीं केवल डिग्री वाली योग्यता है, वो डिग्री के अकॉर्डिंग नॉलेज भी रखते हैं। अगर वो पॉलिटिशियन नहीं होते तो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट की दौड़ में से एक होते। बड़ी अच्छी जानकारी है उनकी दुनिया भर में। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये एडमिट किया कि साहब हम जब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे तो मनमोहन सिंह जी की एडवाइजर्स ने हमको बहुत मदद की उभरने में। तो एक यूएस प्रेसिडेंट अगर ये एडमिट करता है तो इट मीन समथिंग। तो नो डाउट उनके पास क्वालिफिकेशंस, योग्यता की कमी नहीं थी। पिछले साल जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये डीमोनेटाइजेशन हमारे जीडीपी में 2% का लॉस करेगा। एक साल के बाद जब कैलकुलेशन हुआ तो एग्जैक्टली 2% का लॉस दर्ज किया गया, न 2.25 न 2.25। ये इनकी योग्यता है। लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने देश का क्या किया? ठीक है, जिसको इकोनॉमिक का ई नहीं आता वो भी उनको इडियट कह देता है। ठीक, अब ये दूसरे वाले आए हैं, इनकी तो डिग्री भी संदिग्ध है, पता नहीं है नहीं है क्या है। लेकिन ये पढ़े लिखे हैं नहीं है क्या है, कई मामलों में ये उनसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित, और एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज हैं। ये खुद पढ़े लिखे हैं नहीं है वो बात की बात, पढ़े लिखे लोगों से काम कैसे लेना ये उनसे बेहतर जाते हैं। तो प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर उनसे बेहतर है। नो डाउट मोदी जी के पास अगर मनमोहन सिंह जी वाली नॉलेज भी होती तब तो ये कहर ढाते, लेकिन वो नॉलेज ना होना ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी से कंपनसेट कर ले रहे। पहली चीज आप देखिए, यहां इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि योग्यताएं पैदा अगर आपके अंदर है, आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को शार्पेन करेंगी, पैदा करेंगी, ये डाउटफुल है। धीरू भाई अंबानी से एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि साहब आपको अपनी जिंदगी में कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है कि आज काम आप नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पढ़ लिख नहीं पाया, ये एक पछतावा है। तो रिपोर्टर ने कहा, ओ कम ऑन, आपकी कंपनी दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में से एक है। तो उन्होंने बहुत सीरियसली जवाब दिया कि नहीं, आप बात समझे नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी कंपनी दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में से एक होती। तो नो डाउट अगर धीरू भाई अंबानी जैसा आदमी एमबीए कर लेगा वो कमाल करेगा, लेकिन कोई एमबीए करके धीरू भाई अंबानी हो जाएगा ये डाउटफुल है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा पैरामीटर नहीं सेट करती। और दूसरी चीज, दूसरा जो कारण है आपको समझना चाहिए कि वी ऑल लिव इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं। यहां अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स कर दिया कि साहब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, तो एक मेजॉरिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिक्स किया तो ये केवल इन्हीं सर्टेन लोगों पर ही निर्भर, इन्हीं में से कुछ लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपने आप वंचित हो जाती इन पदों तक पहुंचने में। ठीक है, या तो आप ये ऐसा कीजिए तब जब देश के सभी लोगों की शैक्षिक योग्यता समान हो, लेकिन अगर समान नहीं है और आपने कोई क्राइटेरिया रख दिया तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमेशा इन पदों की दौड़ से बाहर हो जाती, और ये किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए भी ये लाइन नहीं रखी गई ताकि ये सबके लिए ओपन स्पेस बना रहे। ठीक है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पेपर बेचने वाला भी साइंटिस्ट हो सकता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं हमेशा खुली रहनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश का स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए, इसलिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई। अच्छा, रही बात कि साहब ये अनपढ़ जाहिल, इसको भी थोड़ा अगर आप कॉन्शियसली ईमानदारी से देखें पढ़े लिखों की तरह, तो आप देखेंगे कि ये जो सारी परेशानियां हैं वो अनपढ़ लोगों की वजह से हैं। ये जो इतने बड़े बड़े घोटाले आप सुनते हैं, इतने लाख करोड़, ये अनपढ़ लोगों के बस का है। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड लोग, तब जाके ये सारी गड़बड़ियां हैं यहाँ। अच्छा, कई बार जिन बात लोगों को आप अनपढ़ जाहिल कहते हैं, पॉलिटिशियंस पे आपका ज्यादा जोर होता है, वहां भी अगर आप थोड़ा सा बिना प्रेजुडिस हुए अगर आप विचार करें तो आप देखिए आपको ये मजाक लगता है कि एक आदमी ने कुछ कहा और उसके पीछे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। लालू यादव ने कहा चलो दिल्ली, ठीक है, कोई देखता क्यों, कहां, कैसे ट्रेनें भर जाती हैं,
ठीक है, लाखों लोग इकट्ठे, ये मजाक है। आप जरा 10 आदमी को इकट्ठा कीजिए बिना वजह किसी कहीं पर, तो वो मुश्किल हो जाता है। ये फॉलोवर्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये जहाँ काम करते हैं इनके नीचे, आई विश कि आप जल्दी ही महसूस करें, आप जब जब भी जाएंगे ऑफिसेज में आपको महसूस होगा कि कितना किस तरीके का प्रेशर है। तो ये उन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे हाईली क्वालिफाइड लोग, एक्सपर्ट लोग, अपने इनको मैनेज कर पाना ये आसान है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज है। तो जो वहां पहुंचता है वो काबिल है। ठीक है और आप उनको ना भी मानिए अपने पैरामीटर्स के आधार पर, तो कम से कम ये तो मानेंगे कि देश का नुकसान अनपढ़ नहीं कर रहे, ज्यादा नुकसान कर रहे पढ़े लिखे। आप अपने आप से कैलकुलेट कीजिए कि आप कितनी समस्याओं के बारे में अवेयर हैं। आप सारे लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं सो कॉल्ड। ठीक है, तो दर्द कुछ कम हुआ? ओके। थैंक यू भारती। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर जी? अपनी नॉलेज यूज क्यों नहीं करते, कहाँ करना है? दीज थिंग्स आर ऑल्सो अप्लाइड फॉर। ठीक है, थैंक यू ऑल। और कहीं कोई क्वेश्चन आपके? अभिनंदन जी थैंक यू। संजू थैंक यू। बस इन्हीं सोच को काम पे लाइए। देखिए आप सब लोगों को थोड़ी सी ये जो असल में, अब चूंकि हमारा फ्रेम ऐसा है कि हमको बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम आपको सोचना नहीं सिखाता। अब तो हमारे यहाँ शिक्षा विभाग का भी नाम बदल के मानव संसाधन विभाग रख दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वो डिपार्टमेंट है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, शिक्षा पे उस तरीके की जोर नहीं देते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप सबके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, आप इतने अच्छे अच्छे सवाल करते हैं कई बारी। आपके सवाल मतलब वो तो हमारी अपनी लिमिटेशन है कि आपके बहुत सारे सवाल हम क्लास में नहीं ले पाते, लेकिन आपके सवाल बेहतरीन होते हैं, जागरूक नागरिक वाले होते हैं। इन सवालों को अपने अंदर जिंदा रखिए। ये जो एग्जाम है, जो सारी चीजें हैं, इनको अगर आप एक कैटेगराइज तरीके से काम करेंगे, निश्चित सफलता है। असल में हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जो रिक्वायर्ड है हम वो काम नहीं कर पाते कई बारी, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। आप क्लासेस करेंगे, समवन स्पेशल के बारे में सोचते रहते हैं, समवन स्पेशल के साथ बैठे हैं तो क्लास डिस्कस करेंगे, दोनों जगह आपको जूते पड़ते हैं, फिर कहते हो जीवन एक संघर्ष है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लास क्लास है, वो अलग है, हर चीज अलग है। अपने आप को खींच के वर्तमान में लाइए। या तो आप फ्लैशबैक में होते हैं या फ्लैश फॉरवर्ड में होते हैं। अभी अभी क्या, व्हाट फॉर नाउ। तो जब आप अपने आप को खींच के वर्तमान में लाते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप देखिए, तो उलझाइए मत अपने आप को। समस्याएं दिख रही हैं बहुत सारी, लेकिन अगर आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि इसमें आप वाली समस्या क्या है, ठीक है, या किन समस्याओं में आपका रोल हो सकता है, तो आप देखेंगे जरा सा है, बहुत जरा सा। और आप इनको छोड़ के बाकी समस्या, ट्रिग्नोमेट्री आपसे सॉल्व नहीं होती, आप कश्मीर समस्या पे डिस्कशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, डाइवर्जन होता है। असल में आप सोल्यूशन भी नहीं ला रहे और अपनी स्थिति को भी बेहतर है। तो थोड़ा सा ये मैनेज हो जाता है, तो चीजें अपने आप समझ में आ जाती। इतना ही सा काम करना होता है। जो लोग कर लेते हैं वो मजे ले रहे हैं इसी सारी परेशानियों के बीच में, जो नहीं करते उनका जीवन संघर्ष ही बना हुआ है। तो ये सब है, अपने आप को इस तरीके से रखिए। जिंदगी केवल मजे लेने के लिए, इन सब का अपना मजा है, इन सारी चीजों का। तो इनको जो जैसा है उसको वैसा ही समझेंगे तो तकलीफें कम हो जाती। हम कई बार एक की जगह दूसरा फिट करते तो दिक्कत होती है। चलिए खैर। आ, संसद संसद की 3 बैठकें, मैंने क्या बताया आपको अभिनंदन जी, इसको थोड़ा सा
समझना है, मैंने क्या बताया कि संसद की कितनी बैठकें होनी चाहिए संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान केवल ये कहता है कि 6 महीने के अंदर कम से कम एक बैठक तो होनी चाहिए। तो साल में एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए इस हिसाब से? 2 बैठकें तो होनी चाहिए। हमारे देश में 3 होती हैं। ठीक है, बजट सेशन बजट सत्र, मानसून सेशन मानसून सत्र, और विंटर सेशन शीतकालीन सत्र। क्लियर है? और कहीं कोई डाउट किसी का अभी तक, किसी चीज को लेकर, आपकी तैयारी को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर? जी नमन जी। देखिए, आप लोग के अंदर बहुत प्रतिभा है। आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बस वैसे करते जाइए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता आपसे। इसको लग के काम कर लीजिए, आपकी प्रतिभा से ज्यादा थोड़ा है। ओके, तो चलते हैं फिर, आज इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में फिर अ, हम कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बात करेंगे। आप कहीं हेडिंग भी डाल लीजिए ताकि हमको एग्जैक्टली वहीं से शुरू करने में दिक्कत ना हो। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज। और आप एक बार ये सारी चीजें एक बार रिकैप कीजिएगा अपने तरीके से, क्लासेस अपना रिवाइंड करके भी, और आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल भी हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये संभव है, हमेशा संभव है कि कुछ फैक्ट्स रह जाएं क्लासेस में। फैक्ट्स 100% क्लास में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। कई बार आर्टिकल्स भी छूट जाते हैं, कई सारी चीजें छूट जाती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपके पास जो भी अवेलेबल मटेरियल है, एक बार उसको स्कैन कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। कहीं कोई डाउट आता है उसको नोट करके, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए जब हमारी मुलाकात हो क्लासेस में। और ऐसा आप सभी सब्जेक्ट्स में कीजिए। हमारा बेहतर यूटिलाइजेशन यही, अगर हमारे आपके बीच में कन्वर्सेशन हो सकती है, ये फैसिलिटी है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। पहले उन डाउट्स को क्लियर कीजिए जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकते, फिर बाकी डाउट्स को देखेंगे। तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। निश्चित सफलता है, मुझे इतना सा शक नहीं है कि आपकी सफलता नहीं हो, इतना सा शक। कंपटीशन जिसके लिए टफ है उसके लिए है, लेकिन जिसको क्वेश्चन के आंसर पता है उसका रिजल्ट हो रहा है, और आप अपने आप को क्वेश्चन उसी दिशा में लेकर चलिए। तो चलिए, एक हेडिंग डाल लीजिए आप, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां। अगली क्लास में फिर वहीं से आगे हम बात शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर। अपना ख्याल रखिए सारे लोग। आप लोग फेसबुक पे जुड़िए, वहां मैसेजेस पे बात हो सकती है। ठीक है, अरुण त्रिपाठी आप टाइप करेंगे तो एक हैंडसम सी फोटो आएगी। तो आप जुड़िए, फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।